मुंबई के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर 2024 में अ, एक कविता उत्सव का आयोजन हुआ था मुंबई यूनिवर्सिटी में। 2 दिन का उत्सव था जिसमें 50 से ज्यादा कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी थी और विचार विमर्श के भी सत्र हुए थे, पैनल डिस्कशन और व्याख्यान वगैरह। बहुत सफल कार्यक्रम था और तब फिर ये विचार आया कि कविता मुंबई चैनल जैसा कुछ किया जाए, कम से कम हफ्ते में एक गोष्ठी करें। तो वो सिलसिला तब से चल रहा है और उस आयोजन में उषा मैडम का भी बहुत बड़ा सहयोग और योगदान था। हालांकि मौजूद नहीं रह पाई थी एन वक्त पर। तो और इस तरह से एक नए संबंध भी बने थे उस कार्यक्रम में। तो आज इस गोष्ठी में अखिलेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं कविता पढ़ने के लिए गोरखपुर से। और वक्तव्य के लिए आदरणीय डॉक्टर उषा मिश्रा हैं जो कि मुंबई से ही हैं। आप सभी का स्वागत। और मैं सबसे पहले कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अखिलेश श्रीवास्तव जी को। गोरखपुर से आप हैं और आपका परिचय मैं दे दूं। अखिलेश जी का जन्म जो है बहुत ही पवित्र दिन हुआ था। शायद ये दुनिया का सबसे खास दिन माना जाता आज के समय में माना जाता होगा। ये है 14 फरवरी को आपका जन्म हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन। तो मेरा ख्याल है आज कौन सा दिन है अखिलेश जी, आपको पता होगा। आपकी नजर में रहता होगा, रोज डे है या चॉकलेट डे है, मुझे तो पता नहीं, बट ऐसे कुछ दिन होते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है HBTI कानपुर से। और HBTI हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ना। तो ऐसा ही VJTI है हमारे मुंबई में, विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। फिर सरकार ने फिर कुछ साल पहले नाम बदल के वीर माता जीजाबाई कर दिया, जो कि शिवाजी महाराज की माता जी थी। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अभी भी VJTI है। TI और इनका HBTI 125 साल पहले अंग्रेजों ने पॉलिटेक्निक के रूप में शुरू किया था। और कुछ और भी शायद चेन्नई कलकत्ता में भी ऐसे संस्थान हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। तो वहां से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया अखिलेश जी ने। और प्रकाशन आपके कविताएं बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। और कुछ साझा संग्रहों में, जिसमें खासतौर पर संजय कुंदन जी का एक संकलन था जिसमें आपकी कविताएं आई। और इसके अलावा 2 और संकलनों में आपकी कविताएं शामिल हैं। दीपक अरोड़ा पांडुलिपि प्रकाशन योजना के अंतर्गत आपका चयनित प्रकाशित काव्य संग्रह जो है उसका नाम है गेहूं का अस्थि विसर्जन और अन्य कविताएं। और वेबसाइट्स पर आपकी कविताएं हैं ही, कविता कोश वगैरह पर। फिलहाल आप एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि इंडियन मल्टीनेशनल है, इसमें काम कर रहे हैं। काफी समय आपने भरूच में काम किया और दूसरे शहरों में भारत में काम किया। फिलहाल दिल्ली के पास, वो बताएंगे कहाँ, कुछ 100 किलोमीटर दूर कुछ कह रहे थे। तो अखिलेश जी आपका स्वागत है। और आपकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं और कुछ दार्शनिकता झलकती है। तो मेरा ख्याल है कविता कहानी के अलावा बाकी बहुत कुछ आप पढ़ते हैं। जरा किस तरह की किताबें पढ़ते हैं बताएं। सर जी, अ, मैं सही बताऊं तो मैं इंजीनियरिंग को छोड़ के मैंने साहित्य की बहुत कम किताबें पढ़ी हैं। और अच्छा अच्छा। हाँ, और हिंदी साहित्य का मेरा अध्ययन बहुत विशद नहीं, बहुत विशद जी अध्ययन जी। नहीं है। लेकिन नहीं थोड़ा। मुझे सानिध्य बहुत अच्छे लोगों का मिला। अच्छा और अच्छा। सबसे पहले तो मेरे घर में ही मेरे नाना अच्छे कवि थे। और हम्म मेरी 2 मौसी हैं। हम्म एक मौसी मेरी लखनऊ में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी। राम की शक्ति पूजा, निराला की राम की शक्ति पूजा पे उनका बहुत अच्छा काम है। जी और जी। अच्छा। मेरी एक मौसी जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो DPS में करीब 25-30 वर्ष तक हिंदी की अच्छा। लेक्चरर रही। हम्म। तो इन लोगों का हो सकता है कोई अनछुआ सा प्रभाव मेरे ऊपर बच गया हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और जैसा प्रभाव माँ का वैसा ही मौसी का, उसमें कोई बात ही नहीं है। और मैं स्वागत करना भूल गया आदरणीय कामिनी श्रीवास्तव जी का। असल में आपका कैमरा ऑफ था तो ध्यान में नहीं रहा। आपका बहुत स्वागत है, आप यहाँ मौजूद हैं कविता पाठ सुनने के लिए। तो मैं अखिलेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना कविता पाठ शुरू करें। मैं
वैसे मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, तो हिंदी में मेरी पकड़ बहुत कम है। लेकिन ये जरूर है कि 10वीं के बोर्ड में मुझे याद है कि एक काव्य संकलन का एक पेपर होता था हिंदी में। जी। तो उसमें मेरे 35 में से 34 नंबर आए थे। क्या तो बात। यूपी बहुत बोर्ड बढ़िया। में उस समय काफी बड़ा नंबर माना जाता था। तो मेरे स्कूल के टीचर ने कहा था कि मतलब जहां तक उन्हें जानकारी है, इस साल यूपी में और किसी के इतने नंबर नहीं, 35 में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संभव है। से। और तो फिजिक्स में 40 में से 37 नंबर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हिंदी पढ़ो आगे। लेकिन फिर भी मैंने विज्ञान चुना। अब मैं अपनी कविताओं का थोड़ा सा पाठ करता हूँ। मेरी कविताओं का असहयोग। स्वर ज्यादातर प्रतिरोध का स्वर है। जी जी अ, जी। तो पहली कविता मैं शुरू करता हूँ कि मेरे जैसे या और बहुत से कवि लेखक का रचना कर्म कैसे होता है, कहाँ से कविता उपजती है उनके मन में, और कैसे वो लिखना शुरू करते हैं, या क्या उनकी रचना प्रक्रिया हो सकती है। कविता का शीर्षक है कवि कर्म। देखें स्वागत। कि स्वागत है, सुनाइए। मैं खाली पड़े तसलों में ताजमहल की मजार देख लेता हूँ। सरकार की चुप्पी में सुन लेता हूँ पूंजी की गुर्राहट। तुम नदी की कलकल सुनना, तुम नदी की कलकल सुनना, मैं सुनूंगा उसमें जहर से गला घुटने पर घोंघों की आवाज। वाह। शीशम के दरख्त कटने पर एक लंबी चों में उसकी अंतिम कराह सुनता हूँ। उस दिन कोयल की कूक में शोक का वह पंछी गीत सुन लेता हूँ, जो बेघर होने पर गाई जाती है। मैं मृग के नयन बाद में देखता हूँ, उसके पहले ही उन आंखों में भेड़ियों का डर देख लेता हूँ। मैं हम्म, देख लेता हूँ खाली कनस्तरों का अकेलापन, ठंडे चूल्हे की कपकपाहट। सुन लेता हूँ खेत में दवाई छिड़कने से कीटों की सामूहिक हत्या होने पर फसल का बिलाप। मैं दुख देख लेने का आदी बन चुका हूँ। मदिरा पीकर मुजरे में भी बैठता हूँ, तो साथी नचनिया की नाभि देखते हैं, मैं पेट देखता हूँ और वाह। अंदाजता हूँ कि कितने दिनों से भूखी हैं ये ठुमकियां। तुम मेरी आंखों पर घोड़ा ऐनक भी बांध दो, तब भी दो सोटों के बीच समय निकाल कर मैं देख ही लूंगा राह पर छितरे हुए दुख, पथिक की प्यास। तुम मेरे वाह। हिस्से का सारा शहद ले लो, फिर भी मैं चख ही लूंगा तुम्हारे हिस्से का विष। वाह। मैं दुख भक्षक बहुत हूँ, खूब। विष पाई हूँ। मैं दुख भक्षक हूँ, विष पाई हूँ। मैं कवि हूँ, मेरे रुधिर का रंग नीला है। तो एक कविता ये। एक और कविता है कि कविता का शीर्षक है ये कविता किसान आंदोलन के समय पे लिखी गई थी। जी। कविता का शीर्षक ये है कविता। देखें कि एक वक्रोक्ति ने टेढ़ी कर दी है सत्ता की जबान। एक बिंब ने नंगा कर दिया है राजा को। हम्म। ढोल नगाड़ों और चाक चौबंद सैनिकों के आगे दर्प से चलते राजदंड को एक हलंत ने लंगड़ी मारकर धूल धूसरित कर दिया है। अलंकार उतार कर फेंक दिए गए हैं, कसे गए हैं वीणा के तार तांडव की तैयारी में। ये जो दूध की बारिश हुई है सड़कों पर, ये राग भैरवी के कारण है। मल्हार तो पसीना निकाल लेता है और एक बूंद तक नहीं देता पानी की। शिल्प वाह। ने राजनीति के चेहरे पर कालिख पोत दी है। सामंती आंखों में खून उतर आया है। उससे बहते विकास के परनाले दरिद्रता का कीचड़ पैदा कर रहे हैं सड़कों पर। रपट कर गिर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं अन्नदाता। एक सूखे शजर के नीचे अन्नपूर्णा 5 मीटर लंबा कपास बट रही है। एक रूपक ने रामराज्य के सदरियों को धोबी कहा है। बहुत दिनों बाद एक कविता नक्कार खाने में तूती बन गई है। वाह। बहुत। सुंदर, बहुत सुंदर। एक और कविता देखें कि स्त्रियां गाय नहीं होती। कविता हम्म। का शीर्षक है स्त्रियां गाय नहीं। तो चौराहे पर जुगाली करते हुए किसी बुजुर्ग गाय को देखकर झट पल्लू सर पर डाल उठना नहीं होता, नहीं पड़ने होते पांव। वो साढ़ों को हिकारत से देख सकती हैं, पूछ फटकारते हुए कह सकती हैं, अपना रास्ता नापो, ये हमारा चौराहा है। हम्म। सुबह दुबी जाने के बाद चरती हैं, घूमती हैं स्वच्छंद, लौटती हैं तो तैयार मिलना चाहिए सानी।
आप तीनों पहर नहीं धो सकते गाय को, उसने निश्चित अंतराल तय किया है खुद के लिए, जबरदस्ती की तो दुलत्ती तय माने। उन्हें साथी चुनने की स्वतंत्रता है, गाभिन हो जाएं तो नहीं कटता कोई हल्ला, किसी ग्रंथ में नहीं है उनके अपवित्र होने की कहानी। बूढ़ी गायें चच्चा चच्चा नहीं करती, साथी गायें बायकॉट नहीं करती, मेड़ पर घूमते हुए सांड नहीं उड़ाते मजाक, नहीं कैद की जाती घर की चिन्नी में। बेखौफ वाह पैदा होती हैं बछिया, कभी नमक की डली चटाकर मारी गई हूं या दूध में डुबोया गया हो, सुनाई नहीं पड़ा। पूजी जाती है गाय, स्त्रियों के भाग्य में नहीं है गाय हो जाना। क्या बात है, वाह बहुत बहुत। और स्त्री विमर्श पे एक और कविता है, वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद कुछ एक दो और मिजाज की कविताएं पढ़ूंगा। बिल्कुल स्वागत। देखें कि कविता का शीर्षक है गौरैया। शीर्षक गौरैया है लेकिन आप बिंब तक पहुंचेंगे कि कौवों ने सारा तंदुल चुग लिया है, कौवों ने सारा तंदुल चुग लिया है, मटके की तली तक का पानी हथिया लिया है पत्थरबाजी करके। चिड़ियों ने निराशा में घोंसलों से निकलना छोड़ दिया है, खोहों की मुहानों पर तिनके की ओट डाल पर्दादारी की प्रथा जोर पकड़ रही है। आकाश को चीलों का बताया जा रहा है और चिड़ियों के लिए नियत है उतना ही आकाश जितना दो पत्तियों के बीच शाख की दरख्त की एक शाख से दिखता है। नई बात यह है कि कांव कांव को जंगल ने अपना राष्ट्रीय गीत मान लिया है, कोयल की कूक को माना गया है एक गायन की आवाज। और अब दरख्तों की कहानी सुनिए, और अब दरख्तों की कहानी सुनिए, एक गौरैया की गर्दन अपनी ही शाख की एक धारदार पत्ती ने रेत दी है। ये एक कविता थी। और कितना समय है सर? है अभी समय आपके पास, अ, जितना आपने पढ़ा है अभी उतना ही और पढ़ सकते हैं। अच्छा जी अच्छा। स्वागत। तो कुल 14-15 मिनट मैक्सिमम। जी अब कुछ एक कविता है, इस कविता का संदर्भ ये है कि इस कविता का बहुत जगह पे पाठ हुआ। अभी पिछली बार आरबीआई कानपुर में इसका किसी ने पाठ किया और कविता दिवस पर कई छोटी बच्चियों ने अपने अपने स्कूलों में इसका पाठ किया। तो हालांकि इस कविता पे बहुत विवाद था जब मैंने लिखा इसको, तो लेकिन अब ये कविता धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रही है, बहुत जगह पढ़ी जा रही है। देखिए इसमें क्या बात। छोटी बच्चियों के ऊपर किस तरह से घरेलू हिंसा बढ़ी है, उसमें इस कविता का जिक्र है, इस कविता में उस चीज का जिक्र है। देखिए कि 2 साल की बिटिया की नाक दबा दी सोते में, कविता का शीर्षक है ट्रेनिंग। तो 2 साल की बिटिया की नाक दबा दी सोते में, 5 सेकंड में अफनाहट चीख में बदल गई। लड़कियां बिना हवा के जितनी देर तक जिंदा रहना सीख लें उतना अच्छा। किसी अनजाने को दिखाकर कहता हूं ये आदमी है, पड़ोसी को दिखाकर कहता हूं कि आदमी है, यहां तक कि चाचा मामा ताऊ को दिखाकर कहता हूं ये सब आदमी ही है। कभी कभी उसे खिलाते हुए खूब दांत निकालकर राक्षसी हंसी हंसता हूं, पलटता हूं अपनी आंखें। टॉफी के रैपर में कोई खट्टा चूरन बांधता हूं और देखता हूं उसका थू थू करना। अपने गाल दिखाकर उसे पप्पी लेने को नहीं कहता, छुआई की खेल माथे के नीचे होने की कोशिश करे तो सिखाता हूं कोहनी मारकर गिरा देना। टॉफी, हंसी, प्यारी पप्पी, छुअन, सबके खिलाफ खड़ा कर रहा हूं उसे, तुम्हारी हर चाल नाकाम कर उसे बचा ले जाऊंगा। क्या बात। रिश्तों पर एक और कविता है, छोटी सी कविता। स्वागत। इस कविता को कलमशाला पे करीब 1 मिलियन के आसपास व्यूज मिले थे। तो मैं ज्यादातर फेसबुक और लिखता हूँ, पत्रिकाओं में मैं बहुत कम भेजता हूँ। तो एक कविता देखें कि जिस भोर बहन जन्मी घर में, कविता का शीर्षक है बहन। तो जिस भोर बहन जन्मी घर में, दादा ने माँ के पुरखों को गालियां दी।
दादी ने माँ के खानदान को, पिता ने माँ को और बिलखती माँ ने खुद को। साझ होते होते लपेट लिए गए ईश्वर भी, फिर भी बहन ने संस्कार सीखे और मैंने गा लिया। एक और कविता देखें, बहन पे ही है जी कि स्वागत। मैंने पहली बार 7वीं में प्रेम किया, दूसरी बार 9वीं में, तीसरी बार 11वीं में। फिर कॉफी का कप बन गया प्रेम। बहन ने सिर्फ एक बार किया प्रेम, सिर्फ एक बार लिया अपने ईश्वर का नाम। गला रेता गया रात के 3 बजे, तब जाकर सवेरे तक बच पाई इज्जत। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक स्त्री विमर्श की एक और कविता है, स्वागत। बहुत साधारण सी कविता, बहुत सबके समझ में आने वाली कविता, वो मैं पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक बहुत घरेलू संबोधन से लिया गया है। कविता का शीर्षक है एजी सुनते हो। तो सुने देखें कि एजी सुनते हो, कभी तोड़ो न अपनी भी एकाध हड्डियां जीवन चक्र बढ़ाने में, जैसे मैं तोड़ देती हूँ 206 की 206 हर दूसरे साल प्रसव वेदना में। पहनो ना 5 मीटर का वस्त्र और बैठो स्टोव या सिगड़ी से 1 कोस की दूरी पर, फिर देखो जादू, आंचल का लौ पकड़ लेना और मेरा बदल जाना रोशनी में। कभी कहो ना अपनी माँ से, घूमे मेरे आगे पीछे पूरे 1 दिन, जैसे मेरी माँ नाच जाती है अंगूठे पर, धरती की तरह पाहुन पाहुन की रट लगाए तुम्हारे आने पर। क्या बात। कभी धारो ना एक दिन का निराजल व्रत, कभी धारो न एक दिन का निराजल व्रत, मांगो हर क्षण दुआ खुद के मुझसे पहले चले जाने का, और जब मिलूं तुमसे सांझ को, प्रेम की 2-4 शब्द बूंद के लिए तुम थमा दो 1 लोटा पानी। वाह। ये सब ना होगा तुमसे, ये सब ना होगा तुमसे, यूं करो ले लो मेरे सारे जेवर, क्रीम, पाउडर, काजल, सुंदर बनके चेहरा फूल बनाकर दिखाओ मुझे, तब भी जब 2 घंटे पहले ही मैंने खाए हों झापड़ और आंसुओं से भीगा हो अब तक मेरा मन। क्या जी बात। बहुत ही सुनते हो। मार्मिक कविता है, बहुत मार्मिक कविता है। वाह। ये बहुत जबरदस्त है ये कविता। मेरा जो संग्रह गेहूं के अस्थि विसर्जन के नाम से आया था। जी जी। संग्रह ठीक ठाक चर्चित रहा वैसे। तो उसकी जो शीर्षक कविता है गेहूं का अस्थि विसर्जन, स्वागत। कविता मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। स्वागत है, सुनाइए। गेहूं की यात्रा इस कविता में है। और देखें कि खेतों में बालियों का महीनों सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा रहना तपस्या करने जैसा है, उसका धीरे धीरे पक जाना है तप कर सोना हो जाने जैसा। चोकर को गेहूं से अलग हो जाना किसी ऋषि का अपनी त्वचा को दान कर देने जैसा है। जलते चूल्हे में रोटी का सिकना गेहूं की अंत्येष्टि है, रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में एकसार कर उसे उदर तक तैरा देना गेहूं का अस्थि विसर्जन है। इस तरह तुम्हारी भूख को मिटा देने की ताकत वह वरदान है जिसे गेहूं ने एक पांव पर 6 महीना धूप में खड़े होकर तप से अर्जित किया है सूर्य से। भूख से तुम्हारी बिलबिलाहट का खत्म हो जाना गेहूं का मोक्ष है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है। शांत हो, तिरोहित हो जाना मोक्ष का एक अनिवार्य अव्यय है। मैं बहुत वाचाल हूं, बिना चपर चपर की आवाज निकाले एक रोटी तक नहीं खा सकता। तो अभी हमने अखिलेश जी की कविताएं सुनी और बहुत ही संवेदना से भरी हुई कविताएं हैं, बहुत प्रभावी कविताएं हैं। और विषय और उसका जो उन्होंने कविता में जिस तरह से कथ्य को प्रस्तुत किया है, और उनके शब्द भी, उनकी भाषा में कुछ खास शब्द भी आते हैं, देशज जिन्हें कहते हैं, तो ये सब उनकी विशेषताएं रही। मैं बधाई देता हूं अखिलेश जी को उनकी इन शानदार कविताओं के लिए। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर उषा मिश्रा जी को। आप प्रोफेसर और एचओडी के तौर पर रिटायर हुई हैं, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है जहां मुंबई में। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किया है हिंदी लिटरेचर में,
और बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया है, और अभी रिटायरमेंट के बाद भी एज अ गाइड आप अपना काम कर ही रही हैं। आपकी कुछ 5 किताबें यहाँ दिख रही हैं मुझे, ज़्यादातर आलोचना की हैं, कुछ समीक्षाओं की भी हैं, कुछ लेखों का संकलन भी है, और रघुवीर सहाय पर आपने खास तौर पर काम किया है। और हिंदुस्तानी ज़बान एक त्रैमासिक पत्रिका है, उसमें शीर्ष रचनाकारों के साक्षात्कारों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई थी जो आपके द्वारा लिए गए थे। आपने धर्मवीर भारती और उनके कथा साहित्य पर एक किताब का संपादन किया है, और डॉक्टर शिवशंकर पांडे पर आधारित एक किताब का भी संपादन आपने किया है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है, उसमें अध्ययन केंद्र में आप समन्वयक रहीं, और एज अ प्रोफेसर तो बहुत सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं आपकी, बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। ये शब्द सृष्टि पत्रिका का संपादन आपने किया है उषा मैडम, ये पत्रिका के बारे में बताएं, कहाँ से निकलती है, क्या है? ये शब्द सृष्टि पत्रिका है, मनोहर जी हैं, विजया जी और मनोहर जी निकालते हैं। अच्छा। और ये पहले द्विभाषिक थी, अब ये त्रैभाषिक हो गई है। अच्छा। और इन दिनों मतलब ये विशेषांक के रूप में इन दिनों ज्यादा निकल रही है, जैसे दीक्षित जी पर निकली, अभी सूर्यबाला जी पर निकली, प्रकाश भ्रातंबेकर जी जो बहुत अच्छे अनुवादक हैं उन पर निकली है, रामजी तिवारी सर पर अभी तैयारी हो रही है। तो इस तरह से ये अलग अलग जो जिन्होंने साहित्य में अपना एक लंबा समय दिया है, और इन दिनों वो अनुवाद को भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो अनुवाद, क्योंकि ये एक बहुत पुल का काम अनुवाद कर रहा है, तो इसीलिए जो बहुत अच्छे अनुवादक हैं जिन्होंने अनुवाद को ही अपना जीवन मान लिया है, अच्छा अच्छा, ऐसे लोगों पर भी ये विशेषांक निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। विजया जी मेरा ख्याल अभी नहीं रही है ना? विजया जी नहीं रही। जी जी। और मेरा ख्याल है महाराष्ट्रियन विजया जी थी क्या? महाराष्ट्रियन है, दोनों महाराष्ट्रियन है, वही जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, इन्होंने एक कानूनी लड़ाई ये भी लड़ी थी कि उनको सरनेम नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। और उन्होंने उस तरह से ही मनोहर और विजया ये इसी नाम से ही लिखते हैं। तो नहीं, मैंने इसलिए खासतौर पर जिक्र किया इस बात का कि हिंदी साहित्य के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और प्रकाशन कर रहे हैं, और खुद जो है दोनों महाराष्ट्रियन हैं। हाँ। तो जी, तो आप अपना वक्तव्य शुरू करें उषा मैडम। एक बार पुनः मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, और धन्यवाद भी दे देती हूँ, अंत में समय ना रहे, प्रशांत जी को, हृदेश मयंक सर को, भुवनाथ जी को, कि मुझे इस वक्तव्य के लिए आपने बुलाया। दूसरी बार आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैंने उनकी कविताएं आपके द्वारा जो भेजी गई थी मैंने देखी थी। कुछ कविताएं हैं जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ कविताएं जो अभी मैंने सुनी है, तो इस तरह से उन पर एक ऐसी प्रतिक्रिया देना जो बहुत ही गंभीर हो, संभव नहीं हो पाएगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि जिन कविताओं को मैंने सुना है उस पर अपनी बात रख सकूं। जी। अखिलेश श्रीवास्तव जी ने कुल 8 कविताएं पढ़ी हैं। कवि कर्म, कविता, स्त्रियां गाय नहीं है, गौरैया, ट्रेनिंग, बहन एक बहन दो, एजी सुनते हो, और गेहूं का स्त्री दर्शन। इनमें ज्यादातर कविताएं मुझे ऐसी लगी जो स्त्री जीवन से जुड़ी हुई है, और बहुत ही गंभीर, बहुत ही सघन और मार्मिक संवेदनाओं को लेकर के यहाँ पे कवि, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जहाँ स्त्रियां गाय नहीं, वो एक उसका एक अलग स्वर है, जहां पर मानव और मानवेतर जीवन में भी लिंगगत किस तरह से भेद होता है, यानी स्त्री का जीवन कितना त्रासदीपूर्ण होता है, और वही स्त्रीलिंग में गाय है वो कितनी पूज्य मानी जाती है। तो ये हमारे समाज की किस तरह की विसंगतियां, हमारी सोच किस तरह से है कि हम किस तरह से इस रूप को, अलग अलग रूप में स्त्रियों को देखते हैं। उनकी गौरैया है जिसको उन्होंने भी कहा स्त्री विमर्श है, हालांकि इसको समझने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया था कि इसको स्त्री विमर्श मैं किस तरह से कहूं, लेकिन ये बिंब और प्रतीक के माध्यम से कौवा और गौरैया, इन दोनों के माध्यम से ने बिंब का बड़ा सुंदर उन्होंने चित्रण प्रस्तुत किया है। और ट्रेनिंग जो कविता आप पढ़ रहे थे, तो उस समय एक्चुअली आवाज पूरी तरह से आ नहीं रही थी, लेकिन ये है कि जिस मुद्दे को उन्होंने लिया, मुद्दा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो जिस तरह से वो अत्याचार के गिरफ्त में आ गई हैं, छोटी छोटी बच्चियां, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो उस पर
बहुत सुंदर और बहुत प्रभावी, और कहते हैं ना कि मन को भेदने वाली जो बात उन्होंने कही है। इसी तरह से इस एक लिंग पर ही आधारित इनकी बहन एक और बहन दो कविता भी है। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही यानी किस तरह से अगर मैं कहूँ तो कहीं न कहीं उन्होंने स्त्री जीवन को ऊपर उठा दिया है कि परिवेश एक ही होता है। हालांकि भेदभाव की नीति वहां पर थोड़ी बहुत तो आज भी हम देखते हैं समाज में कि हम कितना भी सो कॉल आगे निकल गए हो, हमारी सोच बदल गई हो, लेकिन एक लड़की और लड़के के प्रति एक भेदभाव की दृष्टि कहीं न कहीं वो दिखाई देती है हमारे समाज में। और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगी, उत्तर भारत में ये ज्यादा है, मुझे लगता है उत्तर भारत से ये बाकी शहर भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने जो कहा, अखिलेश जी ने, कि बहन जीते जी ही नहीं मरकर भी परिवार की इज्जत बचाने का प्रयास करती है, और भाई जो है कितनी निश्चिंतता से अपना जीवन जीता है। यानी उसके जीवन में वो संघर्ष भी है, परिवार के प्रति लगाव भी है, वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। कवि कर्म में भी उन्होंने प्रतिरोध ही की कविता है, और प्रतिरोध का बड़ा संवेदनात्मक चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक कविता मुझे बहुत अच्छी ए जी सुनते हो, यानी यहाँ पर भी ऐसा मुझे लगा कि इस कविता में कहीं एक स्त्री की पीड़ा भी उभर कर आती है, उसकी अपनी भड़ास भी उभर कर आती है, विरोध का स्वर भी उसका हम कह सकते हैं, जहां वो कहती है ना, बनकर दिखाओ जरा मेरे जैसा, या मेरे घर वाले जैसे तुमको चाहते हैं, तुम्हारे घर वाले जैसे मुझे चाहते हैं। और एक ये भी है कि जो स्त्री और पुरुष का या पति और पत्नी का जो एक जीवन है, तुलनात्मक जीवन है, उस पर भी वो कविता एक नया दृष्टिकोण डालती है। तो कविता बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इन सब कविताओं में अखिलेश जी की गेहूं का अस्थि विसर्जन कविता बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही बारीकी से उन्होंने इस कविता को बुना है। कविता में जिस तरह से गेहूं की जीवन यात्रा को कहीं भूख से, कहीं उसके मूल मूक त्याग से जिस तरह से जोड़कर प्रस्तुत किया, वो मन को छू जाता है। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से अपनी बात कहूँ तो मैंने गेहूं को इस रूप में कभी देखा ही नहीं। उसकी बालियां लुभाती हैं, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे दूर दूर तक फैले हुए खेत लुभाते हैं, उसका हरापन, उसका गेहुआ रंग। लेकिन इस तरह से उन्होंने जो गेहूं के जीवन को प्रस्तुत किया है, जहां गेहूं की बाली को, उसके तप को, उसके दान भाव को, उसकी अंत्येष्टि को, उसके अस्थि विसर्जन को, और उससे उन सबसे बड़ी बात कितने शांत भाव से। यानी आप देखिए कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं जो पूरी तरह से दिखावे का होता है, और जो हमें जीवन जीने लायक बनाते हैं जो तत्व, यानी अन्न को ले लीजिए, किसी को भी, वो कितने शांत भाव से। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, इसीलिए मुझे ये कविता एक नए ढंग की प्रस्तुति लगी, एक नयापन लगा, मुझे भी एक नई दृष्टि मिली कि हाँ, इस तरह से भी इन चीजों को देखा जा सकता है। प्रकृति के साथ तादाद में है एक तरह से मनुष्य का, प्रकृति के साथ तादाद में जोड़ने की कवि ने कोशिश बहुत सुंदर की है। हम प्रकृति को आज भी आप देखिए तो हम प्रकृति को निचोड़ते ही हैं। जी बिल्कुल। शहरी जीवन अच्छा नहीं लगता तो हम चले आते हैं किसी पहाड़ी पर, वहां जाकर हम क्या करते हैं, हम अपने लिए ही जीते हैं, प्रकृति के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल। तो हम लेते ही रहते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने उसमें बहुत सुंदर कृतज्ञता का भाव है। बहुत 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 मुझे वो कविताएं अच्छी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। प्रशांत जी, मैं अपनी बात कितने मिनट तक कर सकती हूँ? 5 मिनट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं बहुत उसमें क्योंकि कुछ 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है। जी। अब देखिए, अगर जब भी हम समकालीन पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार को पिछले दशकों में जाना पड़ता है, क्योंकि एक पृष्ठभूमि जो होती है ना एक साहित्य की, वो वहीं से तैयार होती है। क्योंकि कोई भी कविताएं, जैसे भी अभी मैंने कहा ना कि तात्कालिक प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब तक उस पर गहन अध्ययन न किया जाए। तो रचनाकार भी जब तक एक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरता है तब तक वो रचना कर नहीं सकता, और अगर वो करेगा भी तो वो शब्दों का गठजोड़ होगा, यानी वहां पर भाव उस तरह से उभर करके नहीं आएंगे। और हिंदी साहित्य में आप देखिए, आजकल हमारे समाज में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से मनुष्यता एक लंबे समय से खत्म होती जा रही है। एक मिनट मैडम, थोड़ा ये डिस्टरबेंस है। अखिलेश जी, आप माइक म्यूट कर लें। अखिलेश जी, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहे हैं। हाँ, हो गया।
चलिए मैडम आगे बढ़िए प्लीज। हाँ जी। तो जिस तरह से मनुष्यता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह मुखौटे बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं, उसमें रचनाकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो शब्दों के माध्यम से दिलों में और विचारों में उतरने की कोशिश करता है। और ऐसे में चूंकि मैंने कविताओं को भी ध्यान में रखा था, लेकिन अब मैं केवल नाम गिनाते हुए चलती हूँ कि लीलाधर जगुड़ी से अगर शुरू करें, मतलब मैं बहुत पीछे नहीं जा रही हूँ, लीलाधर जगुड़ी से, वो भी कहते हैं कि वो हर उस इंसान के लिए कविता लिखते हैं जो समय की मार से जूझ रहा है। इसी तरह नरेश सक्सेना जी भी कहते हैं कि चीजों के गिरने के तो नियम होते हैं, लेकिन मनुष्य के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन एक ये भी है कि चीज अपने गिरने को के बारे में कुछ तय नहीं कर सकते हैं, मनुष्य तो तय कर सकता है, इसलिए मनुष्य को तय करना बहुत जरूरी है। उदय प्रकाश जी में भी देखते हैं कि साथी, वो कहते हैं ना कि साथियों यह समय एक लुटेरा है। और उसी तरह से अगर वो कहते हैं कि अगर बचाना है तो पेड़ों को बचाओ, बचाना है तो खेतों को बचाओ, बचाना है तो हवा, शहर की हवा को बचाओ, यानी ये जो है हमें लंबे समय तक जो जीवन दे सकते हैं, जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, उनको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस दौर की कविताओं में ये भी देखिए, मुझे लगता है दोनों लोग, आनंद क्रांतिवर्धन जी भी निकल गए हैं, उनका भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो गांव का जीवन सबसे ज्यादा आहत हुआ है। और गांव का जीवन, वो कहते अष्टभुजा शुक्ल जी की कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां कहते एक हाथ में पेप्सी कोला, दूजे में कंडोम, तीजे में रमपुरिया चाकू, चौथे में हरिओम, कितना ललित ललाम यार है, भारत घोड़े पर सवार है। देखिए एक लाइन में कितना बड़ा व्यंग हुई है कि भारत घोड़े पर सवार है और किस तरह की स्थिति हमारे देश में हो रही है। एक और कविता जो इस समय की संवेदना को व्यक्त करती है, जो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, हरिश्चंद्र पांडे जी की कविता है, पिता पेड़ है और हम शाखाएं हैं उनकी, माँ छाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड़ पर, जब भी चली है कुल्हाड़ी, पेड़ या उसकी शाखाओं पर माँ ही गिरी है सबसे पहले टुकड़े टुकड़े होकर। यानी स्त्रियों के अलग अलग रूप यहाँ पर भी पर कविताएं कही गई। ये कविता भी बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी बात और लंबी नहीं कर रही हूँ, मैं एक कविता जो एकदम हाल में पढ़ी है हेमंत देवलेकर जी की, वो भी बौनेपन को लेकर, उनकी कविता का नाम ही है बोनसाई। और आपको भी, मुझे पूरा विश्वास, वो रंगमंच से जुड़े हुए हैं लेकिन कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। जब बरगद पीपल जैसे विशाल वृक्षों को गमले में समेट दिया गया तो भाषा कैसे बची रहती। यह लघुताओं का युग है और सिकुड़ रहा है सब कुछ। हमारे समय की पहचान बन गया है छोटापन, फिर कैसे बच पाती भाषा भी बोनसाई होने से। भावना को व्यक्त करने वाले शब्द समा गए हैं एक नन्हे से इमोजी में, जो हम और आप भी प्रयोग करते हैं। एक इमोजी, कोई किसी ने लिखा है, एक इमोजी डाल देते हैं। शब्दों की कोई अहमियत नहीं है अब, एक लाइक में सिमट गई है भाषा। अंतरिक्ष तक फैला दिखाई देने वाला मनुष्य अब मोबाइल में लगा हुआ बोनसाई है। यानी मनुष्य के बौनापन को उन्होंने किस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर, ये कविता मुझे बहुत आजकल की जीवन पर लिखी हुई कविताएं हैं। अगर मैं स्त्री जीवन पर अगर 2-3 मिनट दे तो स्त्री जीवन पर जो रचनाएं लिख रही है, रचनाकार लिख रही हैं, तो एक समय ऐसा था कि ये है कि स्त्रियां लिख रही हैं तो उनका अपना घर बार परिवार बस यही होगा, ऑफिस भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जो कविता के क्षेत्र में बहुत स्त्रियां आ रही हैं, बहुत अच्छा लिख भी रही हैं, और वो केवल स्त्री जीवन के प्रश्नों को लेकर नहीं लिख रही हैं, बल्कि उनके जीवन से जुड़े हुए अनेक पक्षों को भी लिख रही हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि स्त्री स्वर की जो विविधता है वो कहीं ना कहीं व्यापक हुई, उसका वितान बहुत व्यापक हुआ है। और जिसमें गगन गिल, कात्यायनी, अनामिका, सविता सिंह, नीलेश रघुवंशी, सुशीला टागभौरे से लेकर के प्रज्ञा रावत, रश्मि भारद्वाज, अनुराधा सिंह, ये एक लंबी सूची है जो मैंने कहाँ पे कमी नाम नहीं दी, इसमें कोई छोटे बड़े जैसी बात नहीं है। ये सब लिख रही हैं और उन विषयों को लेकर अपनी कविताओं में हाजिर है जिन पर या तो अभी तक किसी की नजर गई नहीं है और या वो उस पर लिखना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से एक और चीजें जो लिखी जा रही हैं जो आदिवासी या दलित चेतना पर,
तो वहां पर लेकिन आदिवासी और दलित चेतना को लेकर के जो कविताएं लिखी जाती जो मैंने पढ़ी हैं, उसमें अभी तक वो उनका ही अपना जीवन उभर कर आ रहा है। यानी उनके वो अपने, हो सकता है कि वो अपनी समस्याओं से इस तरह से जूझ रहे हैं कि वो अभी बाकी चीजों को स्त्री जिस तरह से लिखने लगी है उस तरह की चीजें नहीं आई हैं, लेकिन शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय हो, या आजकल एकदम लेटेस्ट जो नाम उभर करके आदिवासी और दलित से आ रहे हैं, वो अनुज लुगुन की बात हो रही है, जसिंता केरकट्टा की बात हो रही है, ये सब भी आदिवासी और दलित को लेकर के लिख रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि भले आज वो एक सीमित दायरे में उनके विषय हों, लेकिन आगे चल करके वो भी देश दुनिया में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें संवेदनात्मक धरातल पर अपनी कविताओं के माध्यम से उतारे। तो कहना समय बहुत कम है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करती हूँ और एक बार आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय उषा मिश्रा जी। आपने रेशा रेशा करके इनकी कविताओं का विश्लेषण किया और आपकी जो विशेषज्ञता है उससे हम सब लाभान्वित हैं, और जो सुनेंगे यूट्यूब पर वो भी एक कविता को समझने की नई दृष्टि पाएंगे। और ये जो दूसरा भाग था आपके व्याख्यान का, वो भी एक तरह से आप माने बहुत देर तक सुनना चाहते थे, लेकिन लिमिटेशन है समय का, फिर भी 5-6 मिनट में आपने बहुत अच्छी तरह से पूरे कविता के परिदृश्य को सामने रखा। नारी विमर्श भी आपने शामिल किया। तो रोचक और बोधक आपका ये संक्षिप्त वक्तव्य रहा। बहुत बहुत आभार आपका। और अंत में मैं एक औपचारिक आभार प्रदर्शन करूं अखिलेश श्रीवास्तव जी और एक बार फिर आदरणीय उषा मिश्रा जी, आपका आभार। और मैं मेरा परिचय देना हमेशा भूल जाता हूं, मैं प्रशांत जैन जो संचालक की भूमिका में हूं, और ये कविता मुंबई चैनल का संयोजक के रूप में हृदयेश मैंक जी हैं जो मुंबई के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी हैं, उनकी तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह से ये कार्यक्रम जो है संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।